डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पीएम मोदी ने सूरत दौरे के दौरान जोरावर टैंक का लिया जायजा। भारतीय सेना के लिए सबसे नया टैंक है जोरावर, अगले साल होगा तैनात। तमिलनाडु के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलई ने दिया इस्तीफा बीजेपी ने किया मंजूर। घाट गोलीबारी मामले में पटना में फैसल खान सर पर एफआईआर दर्ज। कानून व्यवस्था पर पुलिस अफसरों की हाई लेवल मीटिंग, छात्रों से अपील बहकावे में न आए। पर्यावरण दिवस पर सीएम योगी ने मनाया 54वां जन्म दिवस। एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण महाअभियान की शुरुआत। प्रदेश में हरित आवरण बढ़ाने के लिए जन आंदोलन बनाने पर जोर। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर, जहां पीएम मोदी का सूरत दौरा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत के हजीरा में एलएनटी प्लांट में जोरावर टैंक का जायजा लिया। ये भारतीय सेना के लिए सबसे नया टैंक है जो अगले साल मिलेगा। साल 2019 में पीएम मोदी ने इसी प्लांट में दक्षिण कोरिया की मदद से बनी K9 तोप में राइड की थी। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने प्राइवेट कंपनी एलएनटी के साथ मिलकर लाइट टैंक जोरावर तैयार किया है। 2024 में इसका प्रोटो वर्जन दुनिया के सामने आया था। ऐसे में जोरावर के फिलहाल ट्रायल चल रहे हैं। डीआरडीओ के मुताबिक अगले साल यानी कि 2027 तक भारतीय सेना को पूर्वी लद्दाख में तैनात करने के लिए ये टैंक मिल जाएगा। ऐसे में सूरत के करीब हजीरा में इसका प्रोडक्शन तेजी से चल रहा है। डीआरडीओ के मुताबिक जोरावर टैंक मात्र 25 टन का है, जो भारत के मौजूदा टैंक से मात्र आधा है। जोरावर टैंक में एंटी एयरक्राफ्ट गन के साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक सहित ड्रोन टेक्नोलॉजी से भी लैस होगा। ये एक एम्फीबियस प्लेटफॉर्म होगा जो नदी नालों को आसानी से पार कर सकेगा। भारतीय सेना ने लाइट टैंक का नाम 19वीं सदी के डोगरा मिलिट्री जनरल जोरावर सिंह के नाम पर दिया है, जिन्होंने तिब्बत में जाकर चीनी सेना को पटखनी दी थी। डीआरडीओ के मुताबिक अब जोरावर टैंक के गर्मियों और सर्दियों के ट्रायल चल रहे हैं। साथ ही रेगिस्तान और लद्दाख जैसे हाई ऑल्टीट्यूड क्षेत्र में परीक्षण कराए जा रहे हैं। इसके बाद रक्षा मंत्रालय और सेना अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करेगी। शुरुआत में भारतीय सेना ने 59 लाइट टैंक का ऑर्डर देने का प्लान तैयार किया है। हालांकि सेना को कुल 354 लाइट टैंक की जरूरत होगी। भारतीय सेना ने लाइट टैंक का नाम 19वीं सदी के डोगरा मिलिट्री जनरल जोरावर सिंह के नाम पर दिया है, जिन्होंने तिब्बत में जाकर चीनी सेना को पटखनी दी थी, भारत का परचम लहराया था। तमिलनाडु के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलई का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अन्नामलई के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा को तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। अन्नामलई अब बीजेपी के प्राथमिक सदस्य भी नहीं रहे। प्रेस रिलीज में लिखा गया, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री नितिन नवीन ने तमिलनाडु के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलई द्वारा पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिए गए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। अन्नामलई ने 2 जून को दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और संगठन महासचिव बीएल संतोष से मुलाकात की थी। इसके तुरंत बाद उन्होंने उनकी गृह मंत्री अमित शाह के साथ एक अलग गोपनीय बैठक भी हुई। अमित शाह और नितिन नवीन समेत बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ हुई इस बैठक में अन्नामलई ने बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल में पार्टी छोड़ने की इच्छा जताई। बैठक के बाद अन्नामलई दिल्ली एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुके थे और फ्लाइट पकड़ने ही वाले थे, तभी पार्टी आलाकमान ने उन्हें अचानक वापस बुला लिया। बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने उन्हें रोकने और इस्तीफे का फैसला बदलने के लिए आखिरी बार मनाने की कोशिश की, लेकिन अन्नामलई अपने फैसले पर अडिग रहे। बात ना बनने पर आखिरकार बीजेपी मुख्यालय से उनका इस्तीफा स्वीकार होने की आधिकारिक प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। इसके साथ ही तमिलनाडु बीजेपी में अन्नामलई के अध्यक्ष का पट्टाक्षेप हो गया। मशहूर शिक्षक फैसल खान सर पर कोचिंग विवाद मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। गाज के गोली चलाने के मामले में पटना पुलिस इस मामले में खान सर पर कार्रवाई की है। पटना में खान सर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है।
कदमकुआ थाने में फैजल खान उर्फ खान सर के खिलाफ हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। खान सर के गार्ड्स ने पुलिस को बयान दिया है कि उन्होंने हमें कहा कि तुम गोली चलाओ, बाकी हम देख लेंगे। इसी आधार पर पुलिस ने खान सर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। बीएनएस की धारा 109 के तहत यह केस दर्ज किया गया है, जिसमें 10 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। इसमें अग्रिम जमानत भी नहीं मिल सकती है। एफआईआर के बाद खान की कोचिंग पर उनके वकील पहुंचे। इधर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आईजी ऑफिस में पुलिस की हाई लेवल मीटिंग चल रही है। पुलिस ने छात्रों से अपील की है कि वो किसी कोचिंग सेंटर के बहकावे में ना आए। हालांकि खान सर ने कहा कि एफआईआर की जानकारी मुझे नहीं है, मैं जांच में पूरा सहयोग करूंगा। उन्होंने कहा सेल्फ डिफेंस में गार्ड्स ने फायरिंग की है, उनकी एजेंसी इस बात को देखेगी। मामले में पुलिस पहले ही दोनों बॉडीगार्ड्स को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है और खान सर से भी पूछताछ की जा चुकी है। अब पुलिस के बयान पर दर्ज एफआईआर में खान सर को नामजद आरोपी बनाया गया है। इससे पहले खान सर का एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में वो क्लासरूम में बच्चों को अपने कोचिंग पर हुए हमले के बारे में बता रहे हैं। वो सीसीटीवी फुटेज दिखाकर बच्चों को बता रहे हैं कि जो कोचिंग के गार्ड को लेकर जा रहा है उसकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। मुद्दे से भटकाया जा रहा है। खान सर ने यह भी कहा कि अगर खान ग्लोबल स्टडीज बंद हो गया तो अगले 6 महीने में कई कोचिंग संस्थानों की फीस 1 लाख से 1.5 लाख तक पहुंच जाएगी। मेरा मकसद पैसा कमाना नहीं है। अभी इन लोग का बस यही है कि इतने कम फीस में नहीं पढ़ाया जाए और इतने हजारों संख्या में जो रिजल्ट आता है पूरी तरह से इतनी गोली चलाने लगे। 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होके रख गया। यहाँ पर 8-10 राउंड तो हम देखे हैं। यहाँ पे 8-10 राउंड हम देखे हैं, हमें क्या पता है। अभी पीएमसीएच में एडमिट है, उसका पूरा सर फाड़ दिया गया है। यहाँ पर सर क्या लगता है कौन क्या होगा ये? बगल की कोचिंग वाले। सर आप खुद मौजूद थे यहाँ जब फायरिंग हो रही थी? बिल्कुल, ये देखिए मेरा गार्ड है ये। अच्छा, इसका ये पूरी तरह से खून से इसको लहू लुहान कर दिया गया यहाँ पे। तो गार्ड से क्या दुश्मनी थी? बस कि तुम ही खान सर को सब गार्ड है हमारा मार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना 54वां जन्म दिवस मना रहे हैं। संयोग से उनका जन्मदिन इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पड़ रहा है। इस खास मौके पर मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेशवासियों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए एक पेड़ मां के नाम महाअभियान के अंतर्गत प्रदेश व्यापी वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ करने का ऐलान किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग एक पौधा लगाकर मातृभूमि, मातृशक्ति और प्रकृति के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करें तथा हरित, स्वच्छ और समृद्ध उत्तर प्रदेश के निर्माण में सहभागी बने। विश्व पर्यावरण दिवस 2026 के अवसर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा, प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पिछले 9 वर्ष दौरान प्रदेश सरकार ने पर्यावरण व प्रकृति के लिए उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। पहले ही वर्ष में 5 करोड़ वृक्षारोपण कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया। उस समय हमारे सामने कई चैलेंज थे। हमने बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कदम उठाए। अब तक 242 करोड़ वृक्षारोपण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त की। प्रदेश सरकार ने एक पेड़ मां के नाम के अभियान के क्रम में आज वृक्षारोपण अभियान प्रारंभ होने जा रहा है। जननी जन्मभूमि स्वर्गदीप गरीसीय जननी और जन्मभूमि के प्रति कृतज्ञता हर नागरिक का कर्तव्य है। पर्यावरण की रक्षा मातृभूमि के प्रति यह हमारा सर्वोच्च उत्तरदायित्व है। मुझे प्रसन्नता है कि उस समय तमाम चैलेंजेस हमारे सामने थे। न नर्सरी थी, न इस प्रकार के बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए उस प्रकार के कोई अनुभव ही। लेकिन बाद में वन विभाग और प्रदेश सरकार के अन्य सभी विभागों ने मिलकर के एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्य किया और गत 9 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर वन महोत्सव के अवसर पर होने वाले वृक्षारोपण के क्रम में अब तक 242 करोड़ वृक्षारोपण के एक बड़े कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में प्रदेश सरकार ने सफलता प्राप्त की। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर अब महागठबंधन की मुख्य सत्ताधारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दोनों सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। इस क्रम में राज्य के उत्पाद मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने रांची में पत्रकारों से बातचीत के दौरान पार्टी का पक्ष रखते हुए ये बताया कि राज्य के मुख्यमंत्री एवं पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन को दोनों सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का चयन करने के लिए अधिकृत किया गया है।
जिसे लेकर मोरहाबादी स्थित सीएम आवासीय कार्यालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में जेएमएम कोटे के सभी मंत्रियों और विधायकों की बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक के संपन्न होने के बाद ही यह निर्णय सामने आया है। यह निर्णय लेती है वह 2 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। पार्टी की जो दबाव है उस पर 2 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। राज्यसभा की दोनों सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ना चाहिए चुनाव। कहा कि पार्टी की जो दबाव है, पार्टी संगठन का जो दबाव है, उस आधार पर हम लोग अधिकृत किए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय केंद्रीय अध्यक्ष जी को कि भाई विचार होना चाहिए कि दोनों सीटों पर चुनाव झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़े। रांची में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत अनमैप्ड मतदाताओं की मैपिंग सुनिश्चित करने के लिए 6 और 7 जून को जिले के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष कैंप आयोजित किए जाएंगे। इसको लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता की बीएलओ सुपरवाइजर्स के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि अभियान को पूरी गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ संचालित किया जाए ताकि प्रत्येक पात्र मतदाता का सही और अद्यतन विवरण मतदाता सूची में दर्ज हो सके। उपायुक्त ने बताया कि दोनों दिनों में सभी मतदान केंद्रों पर सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक बीएलओ उपस्थित रहेंगे। वहीं जनगणना कार्य में प्रतिनियुक्ति बीएलओ सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक मतदाताओं की मैपिंग का कार्य करेंगे। बीएलओ सुपरवाइजर्स को अपने अधीनस्थ कर्मियों की विनियमित निगरानी करने और अधिक से अधिक अनमैप्ड मतदाताओं को बूथ तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक के दौरान मंजुनाथ भजंत्री ने स्पष्ट चेतावनी दी कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने राज्य के सभी अनमैप्ड मतदाताओं से अपील की है कि वे 6 और 7 जून को अपने संबंधित मतदान केंद्र पहुंचकर बीएलओ से संपर्क करें और अपनी मैपिंग अवश्य कराएं। उपायुक्त ने कहा कि शुद्ध और त्रुटि रहित मतदाता सूची लोकतंत्र की आधारशिला है और प्रत्येक नागरिक की भागीदारी से ही यह अभियान सफल होगा। और अगली खबर का रुख करेंगे जो छत्तीसगढ़ से है, जहां छत्तीसगढ़ में हाल ही में संपन्न हुए नगरीय निकाय उपचुनाव के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को महत्वपूर्ण सफलता मिली है। प्रदेश की 5 नगर पंचायतों में 1 जून को मतदान संपन्न हुआ था, जबकि 4 जून को मतगणना के बाद चुनाव परिणाम घोषित किए गए। उपचुनाव के नतीजों में भाजपा ने 3 नगर पंचायतों में अध्यक्ष और पार्षद पदों पर जीत दर्ज की। चुनाव परिणाम सामने आने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विजयी भाजपा प्रत्याशियों को बधाई देते हुए इसे जनता के विश्वास और पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम बताया। मुख्यमंत्री ने सभी नवनिर्वाचित अध्यक्षों और पार्षदों को शुभकामनाएं देते हुए आशा व्यक्त की कि वे अपने अपने क्षेत्रों के विकास और जनसेवा के लिए पूरी निष्ठा के साथ कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना और क्षेत्र के समग्र विकास को आगे बढ़ाना है। आज जो नगरीय निकाय में उपचुनाव हुए, जिसका मतदान 1 जून को हुआ था और आज 4 जून को उसके परिणाम आए हैं और 5 नगर पंचायत में छत्तीसगढ़ के अंदर में चुनाव थे, जिसमें 3 नगर पंचायत में हमारे अध्यक्ष और पार्षद जीते हैं। उसके लिए मैं नवनिर्वाचित अध्यक्ष पार्षदों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और साथ ही हमारे जो देवदुर्लभ कार्यकर्ता हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, मंत्री, विधायक, सांसद, जिन्होंने परिश्रम किया है, उनको भी बहुत बहुत बधाई। सारनगढ़ बिलाईगढ़ जिले के भीखमपुरा गांव की सपेरा बस्ती में वर्षों पुराना पक्के घर का सपना अब साकार होता नजर आ रहा है। सुशासन तिहार के तहत पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन आवासों का निरीक्षण किया और ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को सभी स्वीकृत आवासों और विकास कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री को बताया कि वे पिछले करीब 35 वर्षों से कच्चे मकानों में जीवन यापन कर रहे हैं और अब प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से उन्हें पक्के घर मिलने जा रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी और जाति प्रमाण पत्र सहित अन्य लंबित मामलों के शीघ्र निराकरण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने एक दिव्यांग हितग्राही को
बैसाखी प्रदान की और बच्चों को चॉकलेट बांटकर उनका उत्साह बढ़ाया। भीकमपुरा की सपेरा बस्ती में 68 परिवारों के लिए आवास, सीसी रोड और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। साथ ही उज्ज्वला योजना, जल जीवन मिशन सहित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच समझौता होता है तो वह ईरान के सुप्रीम लीडर मुजतबा खामनेई से मिलने के लिए तैयार है। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, मैं मिलना नहीं चाहता, लेकिन अगर मुलाकात होती है तो मुझे गर्व होगा। अगर डील हो जाती है तो मुलाकात संभव है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। ट्रंप ने यह भी कहा कि कोई भी संभावित मुलाकात सम्मानजनक होगी और मैं ईरान के सुप्रीम लीडर से इज्जत से पेश आऊंगा। इसके अलावा ट्रंप ने बताया कि उनकी सरकार ने ईरान से संवर्धित यूरेनियम हासिल करने के लिए सैनिक भेजने पर विचार किया था, लेकिन यह योजना अंत में खारिज कर दी गई। ट्रंप के मुताबिक यह ऑपरेशन बहुत ज्यादा जोखिम भरा था और इसमें अमेरिकी सैनिकों की जान जाने की आशंका थी, इसलिए इसे आगे नहीं बढ़ाया गया। सीजफायर के बावजूद दक्षिणी लेबनान में तनाव कम नहीं हुआ है। कई इलाकों में ड्रोन और हवाई हमलों की खबरें आई हैं, जिसमें इजरायली सेना और हिजबुल्लाह दोनों की ओर से जवाबी कार्रवाई का दावा किया जा रहा है। दक्षिणी लेबनान के टायर में इजरायली हमले लगातार जारी है। लेबनान की नेशनल न्यूज एजेंसी के मुताबिक इजरायली लड़ाकू विमानों ने 4 मिसाइलें दागी जो जाबल आमेल अस्पताल के आसपास के इलाके में गिरी। कुछ दिन पहले भी इसी अस्पताल के पास हुए हमले में 4 लोगों की मौत हुई थी और अस्पताल की इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा था। इसके साथ ही टायर जिले के देर आमास इलाके में भी तोपखाने से गोलीबारी की खबरें सामने आई हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अमेरिका भारत पर रूस के साथ उसके रिश्ते सहित कई मुद्दों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस तरह की कोशिशें बेकार हैं। भारत इसका विरोध करेगा। पुतिन ने दुनिया की प्रमुख न्यूज एजेंसियों के हेड से बातचीत के दौरान भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की। उन्होंने कहा, भारत एक महान देश और लोकतंत्र है। रूस उसे अपना भरोसेमंद पार्टनर मानता है। रूसी राष्ट्रपति ने आगे कहा, भारत अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देता है। अमेरिका से उसके बढ़ते संबंधों से भारत रूस की पार्टनरशिप पर कोई असर नहीं पड़ेगा। रूस के साथ उसके रिश्ते पहले की तरह मजबूत रहेंगे। पुतिन ने कहा, हमें खुशी है कि भारत उन सभी देशों के साथ संबंध बढ़ा रहा है जिन्हें वे अपने राष्ट्रीय हितों के लिए जरूरी मानता है। पुतिन ने भरोसा जताया कि आने वाले सालों में भारत और रूस के बीच व्यापार $100 अरब तक पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा, भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल है और सबसे तेज विकास दर वाले देशों में गिना जाता है। ये उपलब्धि अचानक नहीं मिली, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार की लगातार मेहनत और नीतियों का परिणाम है। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि कुछ पश्चिमी देशों ने भारत पर रूस के साथ सहयोग कम करने का दबाव बनाने की कोशिश की थी। हालांकि अब सभी को समझ आ गया है कि प्रधानमंत्री मोदी और भारत पर दबाव डालना अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए नुकसानदायक साबित होगा। पुतिन का बयान भारत दौरे से पहले आया है। वे पुतिन 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाली ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेंगे। भारत इस साल ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। 1 साल के भीतर पुतिन का यह दूसरा भारत दौरा होगा। पीएम मोदी भी इसी साल रूस दौरे पर जाएंगे। रूसी राष्ट्रपति 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 4 दिसंबर 2025 में भारत आए थे। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद यह पुतिन का पहला भारत दौरा था। इससे पहले वे आखिरी बार 2021 में भारत आए थे। You gave the description yourself, and it is true, we enjoy a special privileged strategic partnership. That is how I characterize this relationship. It did not occur yesterday or 1 or 5 years ago. This is something we've been working upon for decades. Back in 1947, when the Soviet Union established diplomatic relations with the Indian Republic, we have been doing everything to support the establishment of a new state, a new independent state. And I'm glad to say that thanks to the hard work and the talent of the Indian people, India has made great and important achievements in its development. तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।